हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए, लगभग 9 क्वेश्चंस किए थे और इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश की थी। आज इस लेक्चर में हम लोग है ना रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और के इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन चीजों पे बातचीत करेंगे। तो आइए लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। लेक्चर 4 फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट किसे कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट किसे कहा जाता है, आइए देखते हैं। जब भी मान लीजिए एक रिएक्शन में, एक सिंपल रिएक्शन ही लेता हूं या ऐसे लिया जाए A प्लस B एक रिएक्शन है, चेंजेस इनटू C प्लस D। यहां पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है और ये एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है। तो जब मैं C का पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D का पावर D बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर B लिखता हूं, तो इस एक्सप्रेशन को रिएक्शन कोशेंट कहते हैं ना। आप डायरेक्टली इसको के इक्विलिब्रियम नहीं कहते, क्योंकि के इक्विलिब्रियम पर इसकी कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी कि ये पूरी चीज कांस्टेंट निकल के आएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा उसी वैल्यू के बराबर हो, ठीक है। आप जब रिएक्शन की शुरुआत करते हैं तब इक्विलिब्रियम नहीं होता है, तब भी ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आ जाए तब इस एक्सप्रेशन को एक नया नाम देते हैं, क्या कहते हैं? के इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये के इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं है तो इस एक्सप्रेशन को रिएक्शन कोशेंट कहेंगे। तो रिएक्शन कोशेंट है ये, दिस इज रिएक्शन कोशेंट। मेरी बात समझे, कभी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम क्यू कहते हैं, ठीक है। अब आपने एक रिएक्शन शुरू किया, इस रिएक्शन का अपना कुछ के इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान रखिएगा, के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट चीज होती है, जबकि क्यू जो है वो वेरिएबल है, बदल सकता है। तो इस रिएक्शन का कुछ के इक्विलिब्रियम है, फिक्स है। क्यू जो है वो वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है, क्यू कुछ भी हो सकता है। जब क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो कहां है? इक्विलिब्रियम में। अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू जैसे ये के इक्विलिब्रियम में क्यू है, अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो जाती है, मैं मान के चल रहा हूं कि है ना इधर चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो ये जीरो है। के इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इसको मैं वेरी नहीं कर सकता। क्यू वेरी हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। आपने कितना कंसंट्रेशन इसका लिया है, इसके आधार पर क्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। आप इसमें से ए को 0 ले लीजिए तो क्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सी या डी में से किसी को 0 ले लीजिए शुरुआत में, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि क्यू जो है वो वेरिएबल है, लेकिन किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम उसकी पहचान होती है कि भाई इस रिएक्शन का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट, क्यू इज वेरिएबल। अब मान लीजिए कभी क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से बड़ी आ जाए तो क्या होगा? रिएक्शन उस दिशा में जाने की कोशिश करेगा जहां इस क्यू को फिर से घटाकर के इक्विलिब्रियम के बराबर किया जा सके। क्यू कैसे घटेगा? क्यू को घटाने के कई तरीके हैं। आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को घटाइए और रिएक्टेंट को बढ़ाइए। जब भी न्यूमरेटर घटता है तो क्यू घटेगा, जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो भी क्यू घटेगा। ये साफ किस ओर इशारा कर रहा है कि प्रोडक्ट घटे और रिएक्टेंट बढ़े, रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड। जब भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जब भी क्यू के इक्विलिब्रियम से बड़ा हो जाता है, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। उल्टा करिए, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके क्यू की जो वैल्यू है वो छोटी है, के इक्विलिब्रियम से छोटी है, पहले ज्यादा थी। ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड, बराबर होगा तो कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम, ठीक है।
है ना, इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन मान लीजिए कम हो गई क्यू की वैल्यू, अब क्यू की वैल्यू कम हो गई तो रिएक्शन हमेशा कोशिश करेगा कि इस क्यू को क्या करे, बढ़ाए, ठीक है, इस क्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्यू बढ़ेगा कम। कोई भी फ्रैक्शन बढ़ता तब है जब न्यूमरेटर्स बढ़े और डिनोमिनेटर्स क्या हो, घटे। डिनोमिनेटर्स घटे और न्यूमरेटर बढ़ेंगे तो क्यू बढ़ेगा। न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बढ़े और रिएक्टेंट घटे, ये तभी हो सकता है जब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर कभी मुझे क्यू की वैल्यू, ठीक है, अगर कभी मुझे क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम मिलती है तो मुझे समझते देर नहीं लगेगी क्या, कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हम क्यू कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। और रिएक्शन कोएफिशिएंट वेरिएबल होता है, हम कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो स्टेट इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। अगर क्यू के इक्विलिब्रियम से बड़ा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने की कोशिश करता है, ताकि ये क्यू घटते घटते फिर से बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर होता है चीजें रुक जाती है वहां पे। अगर क्यू छोटा हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और क्यू की वैल्यू को बढ़ाते 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 उस मुकाम पे ले आएंगे जहां पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। और अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो रिएक्शन वहीं पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन twice NOBr या NOBr gaseous changes into NO gaseous plus half bromine gaseous. Kp is 0.15 atm, ठीक है, Kp is 0.15 atm at 90 degree Celsius, 90 degree Celsius. If NOBr, NO and Br2 are mixed at this temperature, having partial pressures 0.5 atm, 0.4 atm, 2 atm respectively. Will bromine be consumed or formed? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने आया है, ठीक है। क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन है ये NOBr gaseous is changing into NO gaseous plus half bromine gaseous, ठीक है ना। एंड Kp की वैल्यू इसकी दी गई है 0.15। अच्छा, यहां पे मुझे एक चीज याद दिलाना है, बताना है कि Q जो है ना वो दो तरीके का हो सकता है। Q दो तरह का हो सकता है। अगर Q को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जाए तो उसे QC कहते हैं, और Q को अगर प्रेशर, यहां अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर ऑफ D बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर ऑफ A बाय इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर ऑफ B होता तो हम इसको QP कहते हैं, ठीक है। तो Q खुद भी दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। और दोनों से बात वही है ना। अगर यहां आप QC लेंगे तो यहां KC लेना होगा, अगर आप यहां पे QP लेंगे तो यहां पे क्या लेना होगा, KP लेना होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है, ये Kp आ जाएगा, Kp की वैल्यू आ जाएगी। Kp तो दिया हुआ है 0.15, मुझे यहां पर QP निकालने की जरूरत है। आइए QP निकालते हैं और चेक करेंगे कि ये QP जो है Kp से ज्यादा आता है कि कम आता है, ठीक है। QP कितना हो जाएगा, QP विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, ब्रोमीन का पावर हाफ बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr। QP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना है 0.4,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन कितना है 2 का पावर हाफ बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr कितना है 0.5 है ना 0.5 आ जाएगा। तो अगर आप इस QP को कैलकुलेट करेंगे तो इस QP की वैल्यू आ जाएगी 0.36 ठीक है, इसकी आ जाएगी 0.36 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ आई कैन से QP इज ग्रेटर देन KP ठीक है KP, क्योंकि KP की वैल्यू सिर्फ 0.15 है जबकि QP की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 0.36 ठीक है। तो क्योंकि QP की वैल्यू KP से ज्यादा है, QP की वैल्यू KP से ज्यादा है, तो जब भी Q की वैल्यू ज्यादा होती है रिएक्शन किधर जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो ब्रोमीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रोमीन जो है वो फॉर्म होने के बजाय क्या होने लगेगा कंज्यूम होने लगेगा ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इन दिस रिएक्शन सिंस रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन hence bromine will be consumed ठीक है। तो ये फंडा रहा रिएक्शन कोशेंट का। आइए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं कि इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से ये जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो पहली चीज क्या कि के इक्विलिब्रियम, भले मैं एक रिएक्शन लिख लूं AA प्लस B चेंजेस इनटू CC प्लस DD, इसका के इक्विलिब्रियम मैं लिख सकता हूं C टू द पावर ऑफ C बाय D टू द पावर ऑफ D बाय A टू द पावर ऑफ A इंटू B टू द पावर ऑफ B। भले ही मैं लिख दूं, देखने में ऐसा जरूर लगता है कि ये जो के इक्विलिब्रियम है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि आप इसमें से किसी भी चीज को बदलेंगे, मान लीजिए C में कोई चेंज लाते हैं तो बाकी लोग इस तरह से बदलेंगे कि फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि के इक्विलिब्रियम डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दीजिए ठीक है, मैंने ये बात समझाई भी थी पिछले लेक्चर्स में, कैटलिस्ट डाल देंगे तो इक्विलिब्रियम आने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, लेकिन कैटलिस्ट डालने पर और कैटलिस्ट ना डालने पर दोनों में केसेस में रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम निकल के आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि के इक्विलिब्रियम आल्सो डजंट डिपेंड ऑन क्या, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्या, डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप खाली रिएक्टेंट ले लीजिए थोड़ी देर में वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और फिर जब आपके इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उतनी ही आएगी ठीक है। अगर आप खाली रिएक्टेंट ले लीजिए और वो प्रोडक्ट में चेंज करना शुरू कर देता है ठीक है, शुरुआत में आपने खाली रिएक्टेंट लिया, वो प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, आप फिर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालेंगे, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सेम आएगा। यानी के इक्विलिब्रियम जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता ठीक है ना, डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता कि किस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा रहा है। प्लस कहीं ना कहीं के इक्विलिब्रियम है ना कंटेनर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता ठीक है ना, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, डायरेक्शन, वॉल्यूम या कोई भी चीज, और भी कोई भी चीज, वॉल्यूम, किसी चीज पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आप है ना चेंज नहीं करती। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो सिस्टम आगे जाएगा या पीछे आएगा, कुछ फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर से जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वही आएगी जो वॉल्यूम चेंज करने के क्या थी, पहले थी ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम में है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा। मैं इसके बारे में बात करूंगा लेक्चर नंबर 5 में। या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। कहीं ना कहीं जाकर फिर से थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम आने के बाद जब तुम फिर के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे तो वही होगा जो वॉल्यूम चेंज करने के पहले था ठीक है। वॉल्यूम से डिस्टर्ब जरूर होगा क्योंकि हर एक जो यहां कॉन्सेंट्रेशन लिखा गया है वो N/V है
ठीक है, तो वॉल्यूम डिस्टर्ब करता है इक्विलिब्रियम को। देखिए, डिस्टर्ब करना और अफेक्ट करना दोनों अलग चीज है। डिस्टर्ब करने का मतलब होता है कि आपने डिस्टर्ब कर दिया शुरू में और वो थोड़ी देर बाद फिर से वापस अपना इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अटेन कर लेगा। लेकिन अगर आप कोई चीज अफेक्ट होती है तो मतलब अगर किसी चीज से के इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है तो मतलब वो चीज चेंज करने पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। ठीक है, डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स क्या करते हैं, अभी है वो फैक्टर आपने बदला, डिस्टर्ब हो गया, वैल्यू चेंज कर गई, लेकिन फिर से वैल्यू धीरे धीरे फिर से वही क्या अटेन कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो हैं, या कोई भी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो गया, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये तमाम फैक्टर्स जो है वो के इक्विलिब्रियम को सिवाय डिस्टर्ब करने के और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या, तो ये फैक्टर के इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, डायरेक्शन, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एटसेट्रा। दीज फैक्टर्स जस्ट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। जो अफेक्ट करता है फैक्टर वो कौन सा है, ठीक है, तो अफेक्ट कौन सा फैक्टर करता है, आपको याद होगा मैंने एक बार अभी पिछले शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिराइव भी किया था इस चीज को कि के इक्विलिब्रियम जो होता है वो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड होता है। के फॉरवर्ड को अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़े हैं तो जानते होंगे ए फॉरवर्ड ई टू द पावर ऑफ माइनस ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी होता है, ए बैकवर्ड इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ये जो मैं बता रहा हूं अगर कोई 11th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है उसको ये बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना, और अगर कोई 12th क्लास में इसको रिवाइज कर रहा है तो उसे ये बात समझ में आएगी। तो ये बात अगर कुछ लोग को नहीं समझ में आती है तो परेशान नहीं होना है, मैं फाइनल इसका जो एंड रिजल्ट बताऊंगा वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं, जिनको 12th का नॉलेज है, जिनको केमिकल काइनेटिक्स की नॉलेज है, उनको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ए फॉरवर्ड बाय ए बैकवर्ड इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड upon RT। K equilibrium is equals to, this is a constant, say K naught है ना, into e to the power of, इसका ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H upon RT। तो मैं कह सकता हूं कि K equilibrium does not depend on catalyst, direction, volume, addition of inert gas, anything, but K equilibrium is affected by what? Heat of reaction and temperature। आमतौर पर इस लेवल पर ना पढ़ाई के इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, मानते हैं कि टेम्परेचर में थोड़ा बहुत बदलाव करने से रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, जबकि आपको मालूम हो कि हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP या CV। ठीक है, तो ये भी टेम्परेचर के साथ बदलता है पर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस लेवल पे लोग कहते हैं, सिर्फ टेम्परेचर को ही बोलते हैं क्या, कि टेम्परेचर जो के इक्विलिब्रियम है वो इट इज अफेक्टेड बाय व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड हीट ऑफ रिएक्शन बट सिंस heat of reaction is considered as constant, इसको constant मान लेते हैं, is considered to be constant, hence we can say K equilibrium depends on only temperature पे डिपेंड करता है। अच्छा, आमतौर पे मैं जो अभी डिराइव करने जा रहा हूं इस चीज को मैं भविष्य में एक बार और डिराइव करूंगा किसी और तरीके से, फिलहाल यहां पे एक तरीके से डिराइव कर देता हूं। मान लीजिए कि टेम्परेचर T1 है तब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के इक्विलिब्रियम 1 है, और जब टेम्परेचर T2 है तब वैल्यू के इक्विलिब्रियम की के इक्विलिब्रियम 2 है। ठीक है, तो जब के इक्विलिब्रियम 1 है तो मैं लिख सकता हूं क्या कि के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू के नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा H अपॉन RT1। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं के नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा H अपॉन क्या, RT2। ठीक है, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप दोनों को डिवाइड के इक्विलिब्रियम 2 बाई के इक्विलिब्रियम 1 कर दीजिए। ठीक है, आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे के इक्विलिब्रियम 2 बाई के इक्विलिब्रियम 1 तो ये आ जाएगा
के नॉट विल गेट कैंसल्ड आउट एंड ई टू दी पावर ऑफ आ जाएगा, है ना, डेल्टा एच बाई आर इंटू 1 बाई दिस अपॉन दिस किया मैंने 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं। अगर आप नेचुरल लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई ले लीजिए, तो इसको लॉग बेस ई ले लीजिए, इसको मैंने लिखा लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू लॉग बेस ई के पावर डेल्टा एच अपॉन आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अगर बेस और मैंटिस दोनों सेम हो जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज तो पावर में बाहर आ जाएगी, ठीक है ना, और लॉग बेस ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इस चीज को यहां लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लॉग बेस ई के इक्विलिब्रियम 2 बाई के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाई T2 log EE log EE is 1, log EE is 1। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, log बेस E को क्या लिखा सकता है, 2.303 log बेस 10 के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं log बेस 10 के इक्विलिब्रियम 2 बाई के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, है ना, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये साफ मैथमेटिकल प्रूफ है इस बात का कि के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जहां T1 टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के इक्विलिब्रियम 1 है और T2 टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम 2 है। ठीक है, यहां एक छोटा सा assumption जरूर मैंने लिया है, क्या कि हीट ऑफ रिएक्शन इस पूरे टेम्परेचर के चेंज के दौरान क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, जबकि बात उतनी ट्रू नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे हीट ऑफ रिएक्शन में भी बदलाव आता है, पर अगर थोड़ा मोड़ा चेंज है टेम्परेचर का तो इट इज ओके टू अज्यूम इट टू बी व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। आइए तीसरा फैक्टर देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस B इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D के इक्विलिब्रियम 1 इसका हो गया। ठीक है, अगला रिएक्शन है C प्लस E गिव्स B प्लस F के इक्विलिब्रियम 2। अगर इन दोनों रिएक्शंस को मैं जोड़ता हूं, ठीक है, ये C गेट्स कैंसल्ड आउट, B गेट्स कैंसल्ड आउट, एक नया इक्विलिब्रियम मिलता है मुझे इन दोनों इक्विलिब्रियम को जोड़कर, तो इसका के इक्विलिब्रियम 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं। के इक्विलिब्रियम 1 को क्या लिखेंगे आप, C इंटू डी बाई A इंटू बी, और K2 को क्या लिखेंगे, B इंटू F बाय, है ना, C इंटू E। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और K3 को लिख सकता हूं मैं F इंटू डी बाय A इंटू E। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू K2 इज इक्वल्स टू C इंटू डी बाय A इंटू B मल्टीप्लाइड बाय B इंटू F बाय C इंटू E, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि ये C कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया, K1 इंटू K2 इज इक्वल्स टू D इंटू F बाय A इंटू E आ रहा है। ठीक है ना, A इंटू E आ रहा है। आप देख सकते हैं FD AE, यानी ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। तो मैंने सीखा क्या कि दो रिएक्शंस को जोड़कर या दो इक्विलिब्रियम को जोड़कर अगर तीसरा इक्विलिब्रियम निकालते हैं, जो तीसरे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पहले दोनों इक्विलिब्रियम जिनको जोड़कर यह तीसरा निकाला गया उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने सीखा, है ना, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। चौथी बात क्या, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था, चौथा क्या, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, इसका के इक्विलिब्रियम 1 है जिसकी वैल्यू हो जाएगी C इंटू डी बाय
A into B. C plus D is A plus B. K2 कितना हो जाएगा? K2 हो जाएगा A into B by C into D. ठीक है ना? A into B by C into D ऐसे लिखा मैंने. ये प्रोडक्ट पहले, रिएक्टेंट नीचे, यहां प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे. अब मैं देख सकता हूं इसी रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है. K2 जो है वो 1 by K1 है, मैं लिख सकता हूं. ठीक है, मैं लिख सकता हूं K2 जो है वो 1 by K1 है. ठीक है, तो ये चीज सीखने को मिली क्या कि अगर आप एक रिएक्शन को पलट देंगे तो जितना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स. पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D. इसका के इक्विलिब्रियम 1 जो है वो इतना है, C इंटू D बाय A इंटू B. ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन को किसी फैक्टर A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं किसी फैक्टर A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अब मैं लिख सकता हूं AA इंटू AB चेंजेस इंटू AC प्लस AD. ठीक है, AD हो जाएगा, K2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी C टू द पावर ऑफ A इंटू D टू द पावर ऑफ A बाय A टू द पावर ऑफ A इंटू B टू द पावर ऑफ A. आप साफ देख सकते हैं ये क्या है? ये है C इंटू D बाय A इंटू B का होल पावर A लिख सकते हैं. ठीक है, और इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? K1, यानी इसको लिख सकता हूं K1 का पावर A. तो मैंने क्या सीखा? मैंने यहां पे सीखा क्या कि जो अगर आप किसी रिएक्शन में कोई फैक्टर A मल्टीप्लाई करके एक नया रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है, एक नया रिएक्शन निकालते हैं, तो जो नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो पुराने रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसके पावर में वही फैक्टर डालकर आता है जिससे आपने रिएक्शन को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है. उसको मल्टीप्लाई ऐसे पावर में डाल देते हैं. ठीक है, तो ये इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक थी क्या कि मैंने यहाँ पे के इक्विलिब्रियम का एक तरह से अलजेब्रा बताया कि अगर आप किसी भी दो रिएक्शन को जोड़कर, दो इक्विलिब्रियम को जोड़कर अगर एक फाइनल इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो उसका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा. मैंने ये भी बताया कि अगर आप एक इक्विलिब्रियम को उल्टा कर देते हैं, जस्ट पलट देंगे, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या कर जाएगा? रेसिप्रोकेट कर जाएगा. ठीक है, और अगर आप किसी इक्विलिब्रियम जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है किसी फैक्टर A से मल्टीप्लाई करते हैं और अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो K2 की वैल्यू K1 टू द पावर ऑफ क्या? A हो जाएगी. ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई. आइए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. सिक्स्थ बात क्या है कि के इक्विलिब्रियम का डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी से भी रिलेशनशिप है. आप जानते हैं, मान लीजिए एक रिएक्शन है AA प्लस BB चेंजेस इनटू CC प्लस DD. तो आमतौर पर इसको नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q. जहां पे Q की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? Q की वैल्यू हो जाएगी C टू द पावर ऑफ C इंटू D टू द पावर ऑफ D by A to the power of A into B to the power of B. ठीक है ना? ऐसा हो जाएगा. अब चूंकि हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम आने के बाद होगा क्या है ना? इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है और ये जो Q है ना, ये जो रिएक्शन कोशेंट है Q है ना, इसकी वैल्यू को हम लोग के इक्विलिब्रियम कहने लगते हैं. तो ये नर्स्ट इक्वेशन है. दिस इज नर्स्ट इक्वेशन. ये बताता है कि किसी भी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री, किसी सिस्टम की अगर आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो उसमें टेम्परेचर का और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट जोड़ दिया जाए तो फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी निकल के आती है. ठीक है, अब जो बच्चे 11th के और जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है ना, वो लोग शायद इसको ना समझ पाए, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. जो एंड रिजल्ट है अभी फिलहाल जान जाइए उसको, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, तो इसको मैं 0 कर रहा हूं. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, और इसको के इक्विलिब्रियम के बराबर लिख रहा हूं. तो क्या निकल के आ जाएगा? ये चीज निकल के आ जाएगी क्या? 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम. ये इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा G नॉट
इज इक्वल टू 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, और आप लिख सकते हैं क्या फाइनली कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ये हमारा फाइनल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप आ जाएगा के इक्विलिब्रियम का। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम पता है तो आप उस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, सातवीं बात क्या है? सातवीं बात है कि किसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम आता है, मैंने आपको पहले ही बताया इक्विलिब्रियम और कैसे पता लगाते हैं, तो रेट टाइम ग्राफ से पता लगाते हैं। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा घटता जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा बढ़ता जाएगा। ये जिस टाइम पर मिलते हैं, हम कहते हैं उसे टी इक्विलिब्रियम कहा। इस टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम और के इक्विलिब्रियम का कोई रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है किसी का के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा हो और टी इक्विलिब्रियम छोटा हो सकता है के इक्विलिब्रियम बड़ा हो, टी इक्विलिब्रियम बड़ा हो सकता है किसी का के इक्विलिब्रियम छोटा और टी इक्विलिब्रियम छोटा है, हो सकता है कि किसी का के इक्विलिब्रियम छोटा हो और टी इक्विलिब्रियम क्या है, बड़ा है। तो के इक्विलिब्रियम और टी इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। मैं ये बात लिख सकता हूं यहां पे क्या कि देयर इज नो रिलेशनशिप between time of attainment of equilibrium and equilibrium constant। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता है टी इक्विलिब्रियम और टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम और क्या के इक्विलिब्रियम में। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आठवीं कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? अगर किसी इक्विलिब्रियम का, ये इसकी जरूरत मेनली आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ती है, जहां के इक्विलिब्रियम की वैल्यू या तो बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे आप लिख सकते हैं 5 × 10⁸ तो इतना बड़ा के इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि अगर आप रिएक्शन को लेके चलेंगे, मान लीजिए आपने 3 मोल लिया, 2 लिया, 0 0 है ना, इक्विलिब्रियम पे इतना बड़ा के इक्विलिब्रियम बताता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब प्रोडक्ट बाय के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है ना, इसका मतलब लगभग रिएक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि इसका 1 मोल अगर इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल इसके 2 मोल से ऑलमोस्ट रिएक्ट कर जाएगा। ये 1 होगा, ये लगभग 0 होगा, पर हम उसको कुछ x ले लेंगे। ठीक है, और ये 2 2 बनेगा। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा, जहां x विल टेंड्स टू व्हाट, 0। और ये इतना छोटी वैल्यू नीचे जब आएगी तो ऑटोमेटिकली के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि व्हेनेवर, जब भी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। मतलब उनमें रिएक्टेंट साइड कोई ना कोई रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 0 रखेंगे रिएक्टेंट को तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो अक्सर जो आपको शक है रिएक्टेंट के खत्म हो जाने का, उस रिएक्टेंट को x मान लीजिए और ये चलिए कि दैट x will what tend to 0। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा, whenever, जब भी whenever K equilibrium is large, reaction is assumed to be almost complete and vice versa। मतलब क्या, उल्टा भी है। अगर के इक्विलिब्रियम या 10⁻⁻8 हो जाता तो इसका मतलब ये रिएक्शन लगभग शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा ये बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड जो है ना, किसी ना किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट विल टेंड टू व्हाट,
जीरो। ठीक है, तो अगर किसी चीज का के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा आता है तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होंगे। हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो कि इट विल टेंड टू व्हाट, जीरो। ठीक है, तो ये चीज है कि के इक्विलिब्रियम जब लार्ज होता है तो रिएक्शन को अज्यूम करते हैं कि वो कंप्लीट हो गया है, और जब के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा होता है हम अज्यूम करते हैं कि रिएक्शन जो है शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद आइए अब एक दो क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, द इक्विलिब्रियम 2a plus b2 is in equilibrium with 2ab involves the two components equilibria a plus b2 is in equilibrium with ab plus b, and second equilibria is a plus b is in equilibrium with ab। ठीक है, विथ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 ऑफ ओवरऑल रिएक्शन रिलेटेड टू K1 एंड K2। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में किया भी। ठीक है ना, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये इन दोनों इक्विलिब्रियम्स को जोड़कर आया है। ठीक है, यानी ये जो इक्विलिब्रियम है वो इन दोनों इक्विलिब्रियम के होने से है। ठीक है, तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, ठीक है, तो इस K3 का K1 और K2 से क्या रिलेशनशिप है? बहुत सिंपल है, आइए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। a प्लस b2 चेंजेस इनटू ab प्लस b और a प्लस b चेंजेस इनटू ab, है ना। इसका K1 है, इसका K2 है। आइए इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या आ जाएगा, b एंड b गेट्स कैंसल्ड आउट, है ना। आप लिख सकते हैं 2a प्लस b2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2ab, इसको K3 कहेंगे। अब आपको मालूम है कि अगर आप दो, अभी मैंने डिराइव किया, अगर दो इक्विलिब्रियम को आप जोड़ते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप K1 को ऐसे लिख सकते थे ab इंटू b बाय, है ना, a इंटू b2, ऐसे करके लिख सकते थे। इसकी वैल्यू लिखते, K3 का एक्सप्रेशन लिखते, और फिर K1 K2 में जो मैंने डेरिवेशन में बताया अभी जस्ट, वो आप यहाँ क्वेश्चन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जस्ट अभी किया भी है। इन दोनों K1 K3 का क्या रिलेशनशिप हो जाएगा K1 K2 से, सिंस दो इक्विलिब्रियम को जोड़कर तीसरा निकाला गया है, इसलिए, है ना, तीसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो पहले दो के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द रिएक्शंस ट्वाइस NO चेंजेस इनटू N2 plus O2, Kc1 is 2.4 into 10 to the power of 30। ठीक है, NO second equilibrium, NO plus half bromine is in equilibrium with NOBr, इसका Kc2 जो है वो 1.4 है। कहा जा रहा है कि, है ना, हाफ N2 plus half O2 plus half Br2 is in equilibrium with, ठीक है, NOBr, इसका Kc3 आपको निकालना है, कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान है, करते हैं। अब मेरे को ये मेरा डिजायर्ड इक्वेशन है जो मुझे चाहिए। ठीक है, और वो इन दोनों से मैं कुछ आप चेंजेस लाकर ये ला सकते हैं। तो आइए लाते हैं। क्या, पहले तो मुझे पता है कि मेरे जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें N2 और O2 का कंपोनेंट जो है ना, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो हाफ है। तो एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, हाफ से मल्टीप्लाई किया मैंने, हाफ, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, हाफ। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मैं रिवर्स कर दूं,
तो मैं यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं ब्लैक कलर से। इसको मैं रिवर्स कर दूं तो मैं लिख सकता हूं हाफ N2 प्लस हाफ O2 चेंजेस इनटू क्या, NO। अब इसका जो नया के इक्विलिब्रियम होगा, K1 कह रहा हूं मैं इसे, या K कह रहा हूं, KC4 कह सकता हूं। KC4 है वो, चूंकि पहले मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो के इक्विलिब्रियम के पावर में हाफ रख दिया। ऐसा मैंने आपको बताया था कि जिस चीज से आप किसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करते हैं के इक्विलिब्रियम के पावर में भी वही चीज चली जाती है, ठीक है। अब आप इसको अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/2.4 इंटू 10⁻30 का पावर क्या, हाफ, ठीक है। ऐसे रहने दीजिए, इस रिएक्शन को एज इट इज रख दीजिए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे हाफ ब्रोमीन चाहिए फाइनल रिएक्शन में, और यहां हाफ ब्रोमीन है। हाफ ब्रोमीन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। NO प्लस हाफ ब्रोमीन इज इन इक्विलिब्रियम विथ NOBr, ठीक है। इसका Kc2 जो हो जाएगा वो 1.4 हो जाएगा। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप जोड़ेंगे NO गेट्स कैंसल्ड आउट, आप लिख सकते हैं हाफ N2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ Br2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ NOBr। Kc इसका जो 3 है, Kc3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको मालूम है, अगर आप दो इक्विलिब्रियम्स को जोड़ते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 1.4 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2.4 इंटू 10⁻30। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, Kc3 की वैल्यू आ जाएगी, मैंने ये पहले से ही आपके लिए कैलकुलेट कर रखा है, 9.04 इंटू 10⁻−18 -16 आई गेस, ठीक है, -16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे दो रिएक्शंस अगर दिए हो तो तीसरे डिजायर्ड रिएक्शन, डिजायर्ड इक्विलिब्रियम का भी आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर में चली जाएगी, किसी चीज को पलटेंगे आप, रिवर्स करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेशन हो जाएगा, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग data hydrogen gaseous plus CO2 gaseous changes into H2O gaseous plus CO gaseous. K equilibrium at 2000 Kelvin is 4.4, ठीक है, 4.4 है, ठीक है। फिर कहता है सेकेंड रिएक्शन थे, सेकेंड इक्विलिब्रियम में ट्वाइस H2O चेंजेस इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2, है ना। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर गैसियस, ठीक है ना, गैसियस। इसका के इक्विलिब्रियम कितना है, के इक्विलिब्रियम एट 2000 केल्विन इज 5.31 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और twice CO gaseous plus O2 gaseous is in equilibrium with twice CO2 gaseous, ठीक है। K equilibrium at 1000 Kelvin is, है ना, 2.24 into 10⁻22। स्टेट, अब ये कहा जा रहा है स्टेट whether third reaction is exothermic और endothermic, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको भी मैंने एक इक्वेशन बताया था, log k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर, मैं मान रहा हूं कि टेम्परेचर T1 था पहले और तब के इक्विलिब्रियम 1 था, T2 टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 2 हो गया। मैं कह सकता हूं कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, ठीक है ना, T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा ये मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है,
तो ये चीज पॉजिटिव है, 2.303 पॉजिटिव होता है, R पॉजिटिव है, और अगर टेम्परेचर T1 छोटा है तो 1/T2 विल बी लेस देन 1/T1, और आप कह सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2 विल बी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये पूरी चीज भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर लॉग किसी चीज का, लॉग के इक्विलिब्रियम 2 बाई के इक्विलिब्रियम 1 इज पॉजिटिव, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये 10 के पावर में 0 चला जाएगा, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि अगर ये 1 से बड़ा है, नहीं 0 से बड़ा है, लॉग की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो लॉग के अंदर जो के इक्विलिब्रियम 2 बाई के इक्विलिब्रियम 1 है वो 10 टू दी पावर ऑफ, है ना, ये 10 टू दी पावर ऑफ 0 से बड़ा होगा, 10 टू पावर 0 इज 1 से बड़ा होगा, यानी के इक्विलिब्रियम 2 विल बी ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम 1। मैंने क्या देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये बात मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए निकाली, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ गई। अगर आप इसको एक्सोथर्मिक लेते तो यहां ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहता। मतलब मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम को क्या होगा, मैं चेक करना चाहता हूं। अगर ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो ये चीज लेस देन 0 हो जाती, ये चीज लेस देन 1 हो जाती, और के इक्विलिब्रियम 2 जो है 1 से छोटा आता। तो मैं कह सकता था कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम घट जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी भी सीखा, क्या सीखा यहां पे, मैंने दो बातें सीखी जो हम लोग को नोट कर लेनी चाहिए। क्या कि इफ रिएक्शन इज एक्सो देन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के इक्विलिब्रियम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, इफ रिएक्शन is exothermic, then temperature and K equilibrium have almost inversely proportional sort of relationship, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब क्या होगा, तब टेम्परेचर बढ़ाने पर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू, आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो गई, है ना, बढ़ जाएगी, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मुझसे यही पूछा गया है, इन्होंने दो कंडीशंस दे दी हैं यहां पर, एक 1000 केल्विन पे दिया है और एक 2000 केल्विन पे कुछ डेटा दिया है। कहा 1000 केल्विन पे जो रिएक्शन है ना, वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक काम करते हैं, 2000 केल्विन पर इसी रिएक्शन को लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2000 केल्विन पर ये रिएक्शन कैसे आ जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे मुझे, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। आइए एक काम करते हैं, मुझे CO इधर चाहिए, इस साइड चाहिए, और CO2 उस साइड चाहिए। यानी पहले रिएक्शन को मैं पलट लेता हूं, ठीक है, मैं पूरे पहले रिएक्शन को पलट भी लेता हूं और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दूं क्योंकि मुझे 2 CO चाहिए और यहां पे एक ही CO है। तो एक काम करिए, इस रिएक्शन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए। मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, मैं इस चीज को यहां लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, इस रिएक्शन को स्क्वायर कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और रेसिप्रोकेट कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा ट्वाइस CO, मैं इधर लिख रहा हूं, ट्वाइस CO ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस CO2 एंड ट्वाइस H2, ठीक है। ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2, इसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा 2000 केल्विन पे नया वाला, वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4.4 का स्क्वायर हो गया, और रेसिप्रोकेट करने पर ये 1/4.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज रही। इस रिएक्शन में क्या है, आइए देखते हैं। इस रिएक्शन में को भी मुझे, है ना, लगता है कि हम लोग को पलटना होगा। क्यों, क्योंकि O2 की वैल्यू, O2 मुझे फाइनल इक्वेशन में कहां चाहिए, LHS में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, और यहां पे किस में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में। तो इस इक्वेशन को भी आप रेसिप्रोकेट कर लीजिए। इस इक्वेशन को मैं रेसिप्रोकेट करके यहां लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस H2 प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस H2O। इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2000 केल्विन पे हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/5.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़िए,
इन दोनों जब हम रिएक्शंस को जोड़ते हैं तो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, है ना, और क्या, और ट्वाइस H2 गेट्स कैंसल्ड आउट। क्या नहीं लिख सकते हैं, ट्वाइस CO प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस CO2। ठीक है, इसका जो अब ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जोड़कर ये आया है, तो 2000 केल्विन पे ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी आप लिख सकते हैं 1/4.4 इंटू का होल स्क्वायर बाई 5.3 इंटू 10⁻⁻10 या 10⁻10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और यही रिएक्शन हूबहू, मैं इस रिएक्शन को फिर से यहां लिख रहा हूं, है ना, मैंने यहां पे लिखा है, इस रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस CO प्लस O2 चेंजेस इनटू क्या, ट्वाइस CO2। इसका सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 केल्विन पे कितना है, 1000 केल्विन पे 2.24 इंटू 10⁻23 है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4.4 का होल स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 10⁻, क्या आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। अब आप साफ देख सकते हैं कि 2000 केल्विन पे ऑर्डर 10⁻10 का है और 1000 केल्विन पे ऑर्डर 10⁻23 का है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट जाती है तो वो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, आप देख रहे हैं 1000 केल्विन से 2000 केल्विन पे ले गए हम और टेम्परेचर जो ऑर्डर है 10⁻23 से 10⁻10 हो गया। यानी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सिंस के इक्विलिब्रियम इज डिक्रीजिंग, हेंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सॉरी इज एक्सोथर्मिक। तो आज हम लोगों ने ना इस लेक्चर नंबर 4 में बहुत डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। हमने जाना पहली चीज की रिएक्शन कोशेंट किसे कहते हैं और रिएक्शन कोशेंट का क्या रोल होता है इक्विलिब्रियम में, है ना, कब रिएक्शन कोशेंट बढ़ जाए कि इक्विलिब्रियम से तो क्या होता है, घट जाए तो क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी किया। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे बातचीत की और लगभग 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम किया और उसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी किए, है ना। ये थर्ड वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था जिसने हमको ये सिखाया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर के इक्विलिब्रियम घटता है तो एक्सोथर्मिक है, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेक्चर नंबर 6 में भी मैं इसके ऊपर बातचीत करूंगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं लिक्विड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की। और अब तक हम लोग जितने भी इक्विलिब्रियम्स थे वो सब होमोजीनियस थे, ठीक है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स का जो फेज था वो क्या था, सेम था। लेकिन अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, बात करेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।